तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 386 में आप सभी का स्वागत है। अब देखो, कल एपिसोड्स नहीं आई थी, लेकिन उनको पता होगा, जिन्होंने लास्ट तक देखी होगी उन्हें मैं ऑलरेडी बता चुका था कि राइटर कल छुट्टी लेने वाले हैं। और कल मैंने सोचा कम्युनिटी पोस्ट डाल दूं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा था, तो इसके लिए माफ़ करना। तो चलो चैप्टर पे आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 386 है। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फाइनली वॉर कुछ समय के लिए टल चुकी होती है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लैंड ऑफ ऑरिजिन के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काउंसिल हॉल के चारों तरफ ब्लैक राउंड टेबल लगी हुई थी और वो राउंड टेबल की सरफेस क्रिस्टलाइन और ट्रांसल्यूसेंट होती है। बताया जाता है कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पीस होता है डार्क विलम क्रिस्टल का, जिससे कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में डिस्कवर किया गया था। ये डार्क विलम क्रिस्टल की बात करें तो ये बहुत भयंकर वाली खजाना रखता है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इमेंस होती है, यहाँ तक कि अगर इसको एंचेस्टर लेवल एग्जिस्टेंस के कॉर्प्सेस से भी कीमत को कंपेयर किया जाए तो बहुत सारे कॉर्प्सेस को मिला देने पे एक डार्क विलम क्रिस्टल की वैल्यू निकलती, मतलब ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। सिर्फ प्रैक्टिशनर्स फैक्शन ही ऐसे रेट रेस को रख सकते हैं, क्योंकि वह इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर जो वीकर फैक्शंस मौजूद है, अगर वो ऐसे ट्रेजर्स को अपने पास रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका कंप्लीटली खात्मा होना निश्चित है, क्योंकि ऐसे ट्रेजर्स के लिए कोई भी लड़ने को तैयार है। प्रैक्टिशनर फैक्शंस भी घुस के मारेगा इस सब के लिए। ऑफ कोर्स इतने बड़े ट्रेजर्स के लिए कोई भी लालच करेगा ही। अब यहाँ पे प्रैक्टिशनर फैक्शंस ह्यूमन स्पेस के 3 मेजर पावर्स में से एक थे, इसलिए उनके पास ये होना लाजमी भी है, जिसके साथ ये सब चलने लगते। और ये भी बताया जाता है कि भले ही प्रैक्टिशनर फैक्शंस को एंडलेस एजेंट से डोमिनेट किया गया है नेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शन से, लेकिन फिर भी प्रैक्टिशनर फैक्शंस के स्ट्रेंथ को पूरी की पूरी इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस एक्नॉलेज करती है कि ये बंदे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। फिलहाल में यहाँ पे 8 सीट्स के अंदर पहले 7 सीट्स होती है, लेकिन फाइनली जाके अभी 8 सीट्स आ चुकी होती ब्लैक राउंड टेबल के चारों तरफ, और ये सभी टेबल्स डार्क विलम क्रिस्टल से क्राफ्ट की गई होती है। अब यहाँ पे इसका अच्छे से यूज तो नहीं दिखाया गया है कि आखिरकार ये असल में इतना महंगा क्यों है, इतना ज़्यादा कीमती क्यों है, इसके लिए लोग लड़ते क्यों है। लेकिन कह सकते हो कि हाँ, ये अच्छी मेटल से बनी हुई, जैसे ह्यूमंस को देख लो वो डायमंड्स के लिए लड़ते हैं, तो वैसे ही ये भी हो सकता है। इसके साथ फाइनली 8 फिगर्स काउंसिल हॉल में डिसेंड करते हैं। युआन, जिन, वुल एंड मिंग हुआंग, नाइगू, जी मैंग, मोमैन एंड लू फेंग वो सभी अपने अपने सीट्स पर जाकर बैठ जाते हैं। ये सभी 8 अपने टॉप लीडर्स, इंटर फैक्शंस के टॉप लीडर्स में से एक आते हैं। अब देखो, चैप्टर्स के अंदर आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ पार्ट्स होने चाहिए जिसको इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए, जैसे ये पत्थर वाली बात, और यहाँ पर लॉर्ड्स के बार बार नाम को लेने वाली, और साथ में वहाँ पर ये भी बताना कि लॉर्ड्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते प्रैक्टिशनर फैक्शंस के, मतलब राइटर्स को ज़्यादा ही छेड़खानी करते एपिसोड्स के साथ, लिखते एक दिन में एक एपिसोड, लेकिन वो भी घिसी पीटी कहानी होती, जिसके साथ फाइनली लू फेंग जाकर उस सीट्स पे बैठ जाता है। अब जैसे लू फेंग उस डार्क विलम क्रिस्टल सीट पर जाके बैठता है, लू फेंग इंस्टेंटली वहाँ पे स्पेस टाइम फॉर्मेशंस को सेंस कर पाता है, क्योंकि वो सीट स्पेस टाइम फॉर्मेशन से जुड़ी हुई होती है। स्पेस टाइम फॉर्मेशन एक ब्लैक राउंड टेबल के कोर की जैसी होती है, जो कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के जितने भी स्पेस टाइम नेटवर्क से उन सबसे कनेक्ट होती है। और एक ही झटके में लू फेंग की जो परसेप्शंस होती है वो 3600 वर्ल्ड क्लस्टर के साथ जुड़ जाती हैं, और वो उन स्पेस टाइम नेटवर्क रीच की ही वजह से हुई होती, जिसको कि जिंग मैंग ने क्रिएट किया होता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लस्टर्स थे जो कि फॉल हो चुके थे, दूसरे के हाथों में जा चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे जिंगमिंग ने अपने स्पेस टाइम नेटवर्क को ऑलरेडी बना कर रखा था, और वो थोड़े से सिर्फ डैमेज हो गए थे। लेकिन फिर भी डैमेज होने के बावजूद लू फेंग वहाँ के पास्ट टाइमलाइंस को देख पा रहा होता, उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा होता है। अब लू फेंग उन सबको अपने माइंड के अंदर रिफ्लेक्ट करने लगता है, उन सबके बारे में समझने लगता है, जानने लगता है, और सबके रून्स, यहाँ तक कि कुछ अदर वर्ड्स, लिटिल वर्ड्स, जितने भी चीज़ थे वहाँ पे लू फेंग सबको देख पा रहा होता है। इसी के साथ युआन लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं कि फाइनली हमारे काउंसिल हॉल के अंदर एक और नया सीट आ ही गया। हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से एक नए लॉर्ड का इंतजार कर रहे थे, फाइनली एक लंबे अरसे के बाद एक नए लॉर्ड का जन्म हुआ ही है। लॉर्ड जिन
चीज़ को देख के कि हाँ ये अच्छी बात है, जो हमारे अंदर जो प्रैक्टिस फैक्शंस के अंदर जो लॉर्ड का इमर्जेंस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस की तरह चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लॉर्ड जिंगमिंग वहाँ पे कहते हैं कि हाँ तुमने तो सही कहा, क्योंकि हमारे लिए किसी डॉग को नेचुरली कंप्रीहेंड करना उन सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स के रास्ते से कई गुना मुश्किल होता है। ह्यूमन एंसेस्टर्स को जैसे मैंने कहा कि वो सब अपने मोरोसा के जैसे होते हैं, जो कि खाते पीते हैं पर वो पढ़ते भी है साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोरोसा के जैसे वो खाने पीने पे ही ध्यान रखते हैं, उन्हें भी थोड़ी मोड़ी स्टडी करनी पड़ती है अपने बारे में भी। लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे हैं जिसे तो सिर्फ खाना ही पड़ता है। तो कह सकता हूँ कि उन सबको ब्रेक थ्रू करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अपने लॉर्ड्स के मुकाबले में, और इसलिए लॉर्ड्स को जन्म लेने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर ह्यूमन एंसेस्टर्स काफ़ी आसानी से बन भी जाते हैं, क्योंकि इन छोटे मोटे वॉर के समय में कई सारे एंसेस्टर लेवल के ग्रुप फाइटिंग बेंग्स निकल के आ चुके होते हैं। और यहाँ पर ये भी था कि उन्होंने इस फाइट के अंदर काफ़ी कुछ पाया भी होता है। तो इसका मतलब यह कि वो भले ही पीछे हट चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस वॉर के अंदर काफ़ी कुछ पाया भी होता है। और ह्यूमन एंसेस्टर उन सारे गेन्स को यूज़ करके डाइजेस्ट करेंगे और बहुत सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और कुछ तो इमर्ज होना भी शुरू हो जाएंगे। जिसके साथ युवान वहाँ पर कहते हैं कि चलो यहाँ पर ये वॉर ख़त्म हो गई है, तो वॉर से जितने भी स्पॉल्स मिले हैं उन सबको बंटवारा करते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि इस वॉर के अंदर हमने टोटल में 11 ह्यूमन एंसेस्टर को मार डाला है, ख़त्म कर दिया है, और ये हमारे लिए काफ़ी भयंकर वाली अचीवमेंट है, जो कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो लॉर्ड वुलन भी वहाँ पे कहते हैं कि हम तुमने सही कहा, क्योंकि इस वॉर के पहले हमने सिर्फ 14 ह्यूमन एंसेस्टर्स को एंडलेस वॉर के अंदर मार पाए थे। मतलब एंडलेस वॉर के अंदर हम लोग सिर्फ 14 एंसेस्टर्स को ही मार पाए थे, वहीं पे हमने एक सिंगल वॉर के अंदर 11 को मार डाला है। तो लॉर्ड जिंगमिंग स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ सिचुएशंस बदल चुकी है। तो लॉर्ड नायगू भी कहते हैं कि हाँ ये तो लू फेंग की ही वजह से हुई है। अब यार आज राइटर ने बोला है कि अपने लू फेंग का आज बर्थडे है, मतलब आज के ही दिन लू फेंग का जन्म हुआ था। शुरुआत के एपिसोड्स में हमने देखा भी होगा, लेकिन हमें याद नहीं था, लेकिन फिलहाल में और राइटर ने हमें बता ही दिया है कि आज लू फेंग का बर्थडे है। तो कमेंट में लिख देना हैप्पी बर्थडे लू फेंग। वैसे नहीं भी लिखो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो चाइना वाले चाइना वाला देखेंगे। जिसके साथ वहाँ पर वो सब बात करने लगते हैं, और वहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि हमने पहले तो पुश बैक हुआ था, हमें पीछे किया गया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक थ्रू की वजह से हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इस वजह से लू फेंग ने भी हमें 8 ह्यूमन एंसेस्टर्स को बड़े ही कम टाइम में मारने में मदद की। अब जब से लू फेंग लॉर्ड बना है, उसकी सदर एंट्री आते ही 3 ह्यूमन एंसेस्टर को मार डाला था, मतलब वो आते ही 3 ह्यूमन एंसेस्टर्स को मार दिया था, जिसकी वजह से शुरुआत में उन्हें रिट्रीट करना पड़ा था। बाद में आगे चलकर लू फेंग को फोर्सफुली अपने 1.8 बिलियन ऑरिजिन कोर्स को एक्सप्लोड करना पड़ा, जिसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे 5 ह्यूमन एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुके थे, और इसी कारण उन्हें मारा जा चुका था। और भी हुए थे, लेकिन वो 5 पहले मरे होते हैं। अब लू फेंग वहाँ पे काउंटर करते हुए कहता है कि ये सब तो मेंग हुआंग के चलते ही हुआ है, अगर वो ना होता तो हम उन सबको कैसे मार पाते। अब यहाँ पे लॉर्ड जिंगमिंग भले ही वहाँ पे उन सबको ऑक्यूपाई किए थे, उन सबके बॉडी को ले लिए थे, लेकिन यहाँ पर बाकी सारे लॉर्ड्स का भी अच्छा खासा योगदान था, क्योंकि लॉर्ड जिंगमिंग ने मिंग हुआंग के अटैक्स को डायरेक्टली उन सारे बंदों पे छोड़ दिया था। और लॉर्ड मिंग जंग ने तो इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर और ह्यूमन एंसेस्टर ऑफ स्पेस एंड टाइम को जकड़ कर रखा था, जिसकी वजह से मिंग हुआंग अपने फाइनल अटैक्स को उन सारे इंजर्ड ह्यूमन एंसेस्टर्स पे कर पाया होता है, और इसी वजह से वो इतने सारे पावर्स को हासिल कर पाए और इतने सारे बॉडीज को अपने पास रख पाए होते हैं। अब लॉर्ड मिंग हुआंग की थंडरबोल्ट स्ट्राइक्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा खामियां नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं। एक तो सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होते हैं, ये नहीं कि बिजली कहीं पे गिर गई वो एकदम से कॉन्सनट्रेट होती है, वो कुछ ज़्यादा ही फास्ट होता है और बहुत ही प्रिसाइज होता है, मतलब उससे कोई चाह कर भी नहीं बच सकता। और यही तीनों चीज़ इन सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स को मारने में काफ़ी ज़्यादा आराम दिलाती हैं। जिसके साथ लॉर्ड मिंग हुआंग हंसते हुए कहता है कि वो ह्यूमन एंसेस्टर्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे रेसिस्ट करने के लिए, मैंने तो
बस उन्हें फाइनल ब्लो दी थी। लेकिन युवान यहाँ पे कहते हैं कि चलो अभी डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रोसीड करते हैं, और वो कहते हैं कि जबकि हमने 11 ह्यूमन एंसेस्टर कॉर्प्सेस को मार डाला है, खत्म किया है, तो हर एक लॉर्ड को 10% मिलेगा, और बाकी के जो बचेंगे वो बाकी के ऑरिजिन लैंड्स के कलेक्टिव इंटर प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए चले जाएंगे, उनके रिसोर्सेज के लिए। मतलब यहाँ पे जो था उनमें से 80% तो अपने लॉर्ड्स रख लेंगे 10%, और जो 20% बचे उन्हें हमारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लिए, वर्ल्ड लेवल ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स या हाई लेवल ह्यूमन प्रैक्टिशनर या फिर केजुअल तो यार एंसेस्ट्रल लेवल्स को पढ़ नहीं पाएंगे, बेचारे मार जाएंगे। सब लोग अपने लूफेंग की तरह थोड़ी ना होते हैं, तो उनके लिए 20% अभी बची हुई होती है। अब यहाँ पे ये बताया जाता कि भले ही लॉर्ड्स की कंट्रीब्यूशन अलग अलग होती है, लूफेंग बाकी के बैटल्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, लेकिन शुरुआत में लूफेंग की वजह से 3 ह्यूमन एंसेस्टर्स मारे गए थे, लेकिन लूफेंग ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सब स्पॉल्स को बराबर ही बांटे जाएंगे। जब तक एक लॉर्ड पार्टिसिपेट करेगा तब तक वहाँ पर उन सबको बराबर मिलेगी, सबको इक्वली, चाहे उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ही क्यों ना हो, सबको बराबर मिलेगी। अब यहाँ पे 8 लॉर्ड्स जो प्रेजेंट थे उनमें लॉर्ड नाइगू, उनको ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन एंसेस्टर्स मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पर वो कहेंगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है तो उसे दिया जाएगा, क्योंकि जितने बाकी अदर्स हैं वो अपने डोस्ट को ऊपर लेकर कॉम्प्रीहेंड करते हैं, तो उनको रिसोर्सेज की उतनी अर्जेंसी नहीं होती है। मतलब एक बंदा जो कि बॉडीज़ के साथ ही कल्टीवेट करता है और एक बंदा जो कि डॉग को लेकर कल्टीवेट करता है, तो उन्हें ज़्यादा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्हें बॉडीज़ की ज़रूरत होती है, इन्हें बॉडीज़ की उतनी ज़रूरत नहीं होती जब तक कि अर्जेंसी ना हो। जिसके साथ युवान उन सारे ट्रेजर्स को निकालते हुए कहते हैं कि ये 11 ह्यूमन एंसेस्टर, इन सब के पास नंबरस ट्रेजर्स मौजूद हैं, और पर ट्रेडिशंस के अनुसार हर एक लॉर्ड 10% ले सकते हैं, और बाकी के जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारी इंटायर प्रैक्टिशनर फैक्शंस के लिए चले जाएंगे। अब लॉर्ड्स कैजुअली अपने पोर्शंस को सिलेक्ट करते हैं जो भी उन्हें ट्रेजर्स चाहिए होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जिसको भी ज़रूरत होती है वो ट्रेजर्स लेते हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, सब लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। अब ह्यूमन एंसेस्टर्स यहाँ पर अपने मेन बॉडीज़ के साथ फाइट करते थे, ऑफ कोर्स उन्हें करना ही पड़ेगा। अगर ह्यूमन एंसेस्टर्स अपने मेन बॉडी, अपने ट्रू बॉडीज़ के साथ फाइट ना करेंगे, अगर वो अपने क्लोन्स को भेजेंगे जिसके अंदर लाइफ कोर होगी ना, तो उनकी वीक पावर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे उनके क्लोन्स में सिर्फ 30% ट्रू पावर्स ही रह जाएंगे, और 30% अपने लॉर्ड्स के सामने कुछ नहीं, चींटी के बराबर। अगर वॉर के अंदर इस लेवल की फाइट हो तो क्लोन्स को भेजना पूरी तरह से मीनिंगलेस होता है। जैसे लॉर्ड जिंगमैन को ही देख लो, उनके एग्जाम्पल में हमने देखा कि कब वो फाइट करते वक्त 30% पावर्स को सिर्फ घटाए थे, मतलब टोटल में 30% ही कम किए थे, लेकिन उनकी पावर्स इतनी कम हो गई थी कि वो बैटल में हो या ना हो इससे ह्यूमन एंसेस्टर्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जब इतने बड़े प्रैक्टिस और इन्फिनाइट ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच के अंदर वो फाइट चल रही है, तो उसके अंदर एक क्लोन को लाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो आते ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और उसका कोई योगदान रहेगा ही नहीं। अब यहाँ पे लूफेंग को ही देख लो, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। लूफेंग के एग्जाम्पल के दौरान में बताया जाता है कि लूफेंग की जब एनर्जी पीक पे रहती है तो उसकी रिकवरी कुछ ज़्यादा ही मॉन्स्ट्रस हो जाती है, उसकी क्लोन हमेशा फॉर्मिडेबल रहती है, यहाँ तक कि वो अपने बंदों को भी हील कर सकता है, वो अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है और कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकता है, यहाँ तक कि वो फॉरबिडन टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकता है। लेकिन एक बार उसकी एनर्जी जब कुछ सिग्निफिकेंटली अमाउंट से ड्रॉप हो जाए तो उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं। अगर ह्यूमन एंसेस्टर्स वहाँ पे डिवाइड ना होते और वहाँ पे उनमें अंदर में वॉर को सेंटिमेंट लेकर न रहता कि यार हमें नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि हम लोग मर जाएंगे, तो लूफेंग की जो उस वक्त क्लोन की पावर्स थी वो सिर्फ 20% ही रह गई थी। वो लोग बड़ी आराम से लूफेंग के क्लोन को तबाह कर देते, मतलब सब लोग अटैक करते वैसे ही ओवरवेलमिंग के साथ, तो वो लोग उसे तबाह जरूर कर देते हैं। ऑफ कोर्स ये लिए इन सब की वजह से वो सिर्फ टेम्पररी जीत चुके होते हैं, लेकिन 8 लॉर्ड्स फिर से रिकवर करके आते हैं और फिर से एक और अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से कई सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो कि इस वॉर को कंटिन्यू करने से रोक रहे थे कि हमें इस वॉर को कंटिन्यू करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि लॉर्ड्स इमॉर्टल हैं और इनमें से कई सारे मारे भी जा सकते हैं। जिसके साथ युवान फिर से अनाउंस करता है कि चलो स्पॉल्स डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुका है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट मैटर की तरफ चलते हैं। और युवान बाकी के लॉर्ड्स की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हमारे पास एक नया लॉर्ड आ चुका है, तो हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को ट्रेडिशन के मुताबिक अपने टेरिटरीज को रीएलोकेट करना होगा और अपने सब ऑर्डिनेट्स को असाइन करना होगा। और वो सबसे यही सब बात करने लगते हैं और वो कहते हैं सबसे पहले डार्क वर्ल्ड क्लस्टर जो लूफेंग का होमलैंड है वो उसकी एब्सोल्यूट टेरिटरी हो
हो जाती है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मान लो किसी एक ही सेम वर्ल्ड क्लस्टर्स के अंदर से दो लॉर्ड्स इमर्ज होके आ जाएंगे, तो आखिरकार वो किसको जाएगा? क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को जाएगा या फिर जो अभी अभी इमर्ज होगा उसके पास रहेगा? वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट को ही जाना चाहिए। लू फेंग के लैंड से कोई और इमर्ज होके आ गया तो वो तो टेरिटरी लू फेंग पे है, क्योंकि लू फेंग अपने घर को किसी दूसरे लॉर्ड के हाथ में रहने ही नहीं दे सकता है ना। जिसके साथ वहाँ पर वो कहता है कि सेकंड हर एक लॉर्ड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होगी अपने बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए, इसलिए उन सबके पास अपनी कुछ वर्ल्ड क्लस्टर्स के फ्रंटियर्स के पोर्शंस भी मौजूद होंगे। और वहाँ पे राउंड टेबल के ऊपर एक मिनिएचर प्रोजेक्शन 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स के अपीयर होते हैं और युवान वहाँ पे एलोकेशन सब में बंटवारा करना शुरू करते हैं। हर एक लॉर्ड्स के अपने खुद के एब्सोल्यूट टेरिटरीज होती हैं और वो अपने डोमेन से अपने बॉर्डर से आगे बढ़ते हैं। मतलब समझ लो कि एक सर्कल की तरह वो बढ़ी हुई है और सभी 8 में पीस में बटी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है कि लॉर्ड्स को अपने दूसरे लॉर्ड्स के टेरिटरी में नहीं जाना, बल्कि अगर उन्हें चाहिए और टेरिटरी तो उन्हें उसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ता रहना चाहिए। मतलब एक सर्कल से कुछ ज़्यादा ही निकल गया तो वो उसकी टेरिटरी हो जाएगी। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो यहाँ पे यही है कि आपको अगर टेरिटरी चाहिए तो आपको और आगे बढ़ाना होगा ताकि आप अपने टेरिटरी को एक्सटेंड कर सको। इसी वजह से यहाँ पे डिवीजन एक फीस्ट लाइक शेप्स की हो चुकी होती है, जिसके साथ लॉर्ड मिंग हुआंग बोलते हुए कहते हैं कि मैं किंग हिंग वर्ल्ड क्लस्टर्स को क्लेम करता हूँ, जिसके साथ वो बाकी के एडिशनल वर्ल्ड क्लस्टर्स और कुछ और को अपने अंदर ले लेते हैं। ऐसे ही करके 7 लॉर्ड्स वहाँ पे ग्रेट इफोर्ट्स के साथ सब चूज़ करते हैं। अब देखो 7 लॉर्ड्स अपने टेरिटरी को बड़ी मेहनत से बनाते हैं। युवान को देख लो, युवान ने अपने टेरिटरी को कितने अच्छे से मैनेज कर रखा है, उसकी वजह से लू फेंग इतना पावरफुल हो गया और प्रोड्यूस हो पाया है। तो सब लोग की अपनी वर्ल्ड क्लस्टर्स एक अलग ही सिग्निफिकेंट को होल्ड करती है। कोई भी अपने वर्ल्ड क्लस्टर्स को दूसरे लॉर्ड्स को नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपने वर्ल्ड क्लस्टर्स के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी होती हैं और उसमें अंदर से कोई भी अगर वर्ल्ड लेवल का बैंक निकलेगा तो वो उसके ही अंदर काम करेगा ना। मतलब कि वो सभी वही अपना फ़ायदा देख रहे हैं कि आगे चलकर उन्हें अपने अंदर काम करवाएंगे, तो हाँ उनकी ज़्यादा मेरिट पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। अब एक एक करके सभी अपने अपने एलोकेशंस कर लेते हैं। वहाँ पे लू फेंग को ज़्यादा कुछ नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वहाँ पे लू फेंग को कुछ माइनर टेरिटरी मॉडिफिकेशंस मिल जाती है। लू फेंग इसके लिए ऑब्जेक्ट भी नहीं करता है। युवान्स बाकी सारे लॉर्ड्स को देखता है और वो उन सब की तरफ देखने लगता है कि क्या तुम्हें कोई और ऑब्जेक्शंस तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो सभी की सहमति को चाहते थे और यहाँ पर लू फेंग की सहमति भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब लू फेंग यहाँ पे कुछ बोलेगा क्यों? क्योंकि यार वो अभी एक नया लॉर्ड है और उसे नहीं चाहिए कि उसे बाकी सारी चीज़ें चाहिए होंगी। मतलब लू फेंग क्या ही करे, लू फेंग अभी अभी एक नया नवेला लॉर्ड बना है तो उसे तो इन सब के लिए लेकर चलना ही होगा, उसे थोड़ा मोड़ा मैनेज करना ही होगा। जिसके साथ यहाँ पर वो बाकी सब की तरफ देखने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि कोई और फर्दर ऑब्जेक्शंस तो नहीं है, कुछ है तो बता दो। तो वहाँ पर सब लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। अब लू फेंग क्या ही बंचा बोलता और उसके पास बहुत था। जिसके साथ वो कहता है कि ठीक है, जबकि किसी को कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है तो टेरिटरी यहाँ पे फाइनलाइज हो जाता है। और युवान कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जबकि टेरिटरी सेटल हो चुकी है तो चलो अभी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को भी एडजस्ट करते हैं कि किसके अंदर कितने कितने आएंगे। जिसके साथ यहाँ पे वो ये बताते हैं कि हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो लॉर्ड्स के टेरिटरी में नेचुरली आ जाते हैं और लॉर्ड्स ही उन सबको कमांड किया करेंगे। मतलब बहुत सारे काम होते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे बहुत सारे काम करवाते हैं उन सारे हाई लेवल और वर्ल्ड क्लस्टर से, इसलिए ये सब इतने टेरिटरी को एक्साइन करते हैं, वरना इन सबको ज़रूरत ही क्या है। वैसे भी यार जितने भी ब्रेक थ्रू करेंगे उसके अंदर ही आएंगे। जिसके साथ वो कहते हैं कि वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की बात करें तो अगर वो लॉर्ड्स का डिस्पल है तो वो लॉर्ड के ही अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज वो उनके टेरिटरी डिविजन्स के अंदर ही होंगे। मान लो कि यहाँ पे किसी दूसरे लॉर्ड के अंदर कोई एक वर्ल्ड लेवल का बैंक आ चुका है, लेकिन किसी लॉर्ड को वो पसंद आ गया और अपना लू फेंग ही मान लो उसको सिलेक्ट कर लिया, तो वो मूव करके अपने लू फेंग के वर्ल्ड क्लस्टर्स में आ जाएगा, भले ही वो दूसरे लॉर्ड के वर्ल्ड क्लस्टर्स में क्यों ना हो। पर्सनल डिसाइबल है तो ऐसा तो किया ही जा सकता है और यहाँ पे 7 लॉर्ड्स इसके लिए मान जाते हैं। अब यहाँ पे ये था कि कई सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग्स अपने लॉर्ड्स के गाइडेंस को लेते हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक थ्रू के, इसलिए यहाँ पर उनका खुद का डिस्पल होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब लू फेंग वहाँ पे एक नया लॉर्ड था तो उसके पास अभी कोई भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन डिस्पल्स नहीं होते हैं। इसी के साथ वहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है ये सब है,
अब लू फेंग को मिलते हैं 23 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बींग्स और साथ में 1,25,000 हाई लेवल ह्यूमन बींग्स वो उसकी कमांड में होते हैं। और साथ में लू फेंग को 20 कैपेटिटिव वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और 8 बिलियन कैपेटिटिव लेवल ह्यूमन बींग्स में से मिले होते हैं। मतलब उनमें से भी लू फेंग को काफ़ी कुछ मिल चुकी होती हैं, जो कि वैसे भी लू फेंग ध्यान देगा या फिर नहीं देगा वो तो लू फेंग के ऊपर है कि या लू फेंग क्या करता है, जिसके साथ यहाँ पे ये सब चलने लगता है। अब यहाँ पर युवान उसके तरफ देख कर कहते हैं लू फेंग तुम्हारी जो शेयर है वो अभी के फिलहाल थोड़ी सी कम है, क्योंकि अभी तुम नए नवेले बंदे हो तो हम तुम्हें सारी चीज़ें नहीं दे सकते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम अपने छोटे बंदों को कल्टीवेट करवा सकते हो, जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करेंगे वर्ल्ड लेवल में तो नेचुरली वो तुम्हारे सब ऑर्डिनेट बन जाएंगे। अब लू फेंग हामी भरता है क्योंकि यार 7 लॉर्ड्स थे, उन्होंने ऑलरेडी काउंटलेस टाइम से इतने ज़्यादा एफर्ट्स को लगा रखा था, इसलिए लू फेंग की जो शेयर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थी और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था। अब लू फेंग रिप्लाई करते हुए कहता कि मैं उन्हें अच्छे से कल्टीवेट कराऊंगा, जिसके साथ युवान ग्रुप से पूछता कि क्या इस बंटवारे को लेकर भी कोई एलोकेशन से कोई ऑब्जेक्शन से, तो यहाँ पे वो कहता कि नहीं है तो ठीक है मैं आगे इस डिग्री को इशू कर दूंगा। अब यहाँ पे एक बार कंफर्म हो जाएगी तो ये अरेंजमेंट को पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म, हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म जो प्रैक्टिस फैक्शंस में उन समय अनाउंस कर दिया जाएगा। आफ्टर ऑल टेरिटरी और सब ऑर्डिनेट डिवाइड हो चुके थे। अब यहाँ पे उन सबको ही अपने मुताबिक चलना है कि उनको कितना ग्रोथ करना है। अब सब लोग कहते हैं कि नो ऑब्जेक्शंस, कोई भी इशू नहीं है। तो युवान कहते हैं कि जबकि हो चुका है तो हम लोग तीसरे मैटर पे आते हैं और वो कहता है कि हमारे पास एक नया लॉर्ड आ चुका है, तो हमें अपने फैक्शंस को न्यूचर करना होगा, हमें एक नई जनरेशन को क्रिएट करना होगा जो कि पावरफुल बन सके। अब यहाँ पे वो फाइनली बात करने वाले थे अपने लॉर्ड्स को कल्टीवेट कराने के लिए, मतलब बाकी के लॉर्ड्स को कैसे कल्टीवेट करा जाएगा, न्यू इमर्जिंग करने वाले लॉर्ड्स, ना कि अभी 8 लॉर्ड्स की बात हो रही है। तो वहाँ पे एक सब डिसाइड करने लगते हैं कि आखिरकार उन सबको कल्टीवेट कैसे कराया जाए कि वो पावरफुल हो जाएंगे। अब यहाँ पे लॉर्ड मोमन उन सबसे कहते कि पहले मैं बात कहना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशंस थे वो वर्ल्ड क्लस्टर्स उनको फिर से रिक्लेम करना होगा। अब आपको याद होगा तो कैसे क्या, तो जब लू फेंग केज वर्ल्ड में था, डार्क होली वर्ल्ड में, तो लू फेंग को पता चला था कि यार वॉर चलने लगी है और लू फेंग ये भी समझ पाया था कि कैसे उस वक्त वॉर के चलते सारे रिसोर्सेज को फ्री कर दिया गया था। फ्री नहीं मतलब कि आप जिस भी रिसोर्सेज को चाहते हो उसको आप देख सकते हो, मतलब एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज को सबके सामने दे दिया गया था। भले ही उसकी लेवल कम थी लेकिन फिर भी सबके सामने शोकेस कर दिया गया था और थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट भी दे दिया गया था, जिसकी वजह से सबके पास वो रिसोर्सेज आए और सब लोग उसे अच्छे से यूज कर सके। और इसी चीज को देखकर लॉर्ड मोमेंट कहते हैं कि हमें उन सबको रिक्लेम करना होगा। प्रीवियसली हमारे टोटल एनिरेशंस के रिस्क काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए हमने उन रिसोर्सेज को पूरी तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से अनलीज कर दिया था और जबकि ये वॉर खत्म हो चुकी है तो इसको बदलना होगा। अब यहाँ पे वर्ल्ड क्लस्टर एक्सटेंशन था तो ऐसा चलता था और यहाँ पे वैसा किए थे ताकि कोई ब्रेक थ्रू करके एक नया लॉर्ड बन सके, लेकिन जबकि टेरिटरी सिक्योर हो चुकी है तो यहाँ पर गॉड एम्प्रेस को वहाँ पर रोकने की ज़रूरत है, वरना मोनोपोली हो जाएगी। जो बंदा ज़्यादा करता है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे और आगे चलकर हो सकता है कि अपने लॉर्ड्स के पास रिसोर्सेज खत्म हो जाए, और इसलिए वो करना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए जाना होगा, क्योंकि ये 10,000 20,000 साल नहीं इन्फिनाइट टाइम तक जिंदा रहने वाले, इसलिए लॉन्ग टर्म का सोचना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे ये सब बात हो रही थी, ये सारे लॉर्ड्स अपने काउंसिल हॉल को लेकर बंटवारा कर रहे थे, टेरिटरी और सब ऑर्डिनेट्स को अलायंस की सभी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पे ये सभी न्यूज़ जो होती हैं वो अपने जितने भी प्रैक्टिस फैक्शंस में होते हैं उन सब पे चली जाती है, सबको पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ है और अपने लू फेंग के बारे में भी सबको पता चल जाता है। अब इस मूवमेंट पे जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि टियांग लैंके के रिएक्शंस को देखने में मज़ा आएगा, तो यहाँ पर वही होने वाला है। टियांग लैंकेन और उसके 2 कंपेनियंस आपस में बात कर रहे थे और उन्हें भी वो नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं और पता चलता है कि हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर 8 लॉर्ड आ चुका जिसका नाम है लुओ फेंग, और 8 लॉर्ड्स ने मिलकर हमारे इस वॉर में विक्ट्री दिला दी, हम इस वॉर को जीत चुके हैं। अब यहाँ पे टियानू सी के मेंशंस के अंदर वो सभी देखने लगते हैं। अब यहाँ पे ये भी मैसेज होता है कि गैंग यू, डायोस, चैंग फेंग और टोटल में 23 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के नाम लिखे होते हैं। उनमें यह कहा गया था कि तुम सब टियानू सी के मेंशंस वहाँ पर जाओ, वहाँ पे लॉर्ड लुओ फेंग तुम सबको समन करने वाले हैं ताकि तुम सबसे बात कर सके। अब टियांग लैंग के पास भी ये मैसेज आती है और जब वो उसको पढ़ता है वो
डिसबिलीव में चला जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लॉर्ड लुओ फेंग। लेकिन यार ये सब देख कर वो लॉर्डमैन और गैंग यू वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि यार हमने तो लगा था कि यार इस बार हम लोग बचने वाले नहीं हैं, लेकिन इस फाइट के अंदर तो हमारे पास एक और नया लॉर्ड बन चुका है। अभी न्यूज़ उन्होंने छिपा कर रखी थी। लॉर्ड लू फेंग ने बैटल को ज्वाइन किया और इस बैटल को हमें जिता भी दिया और फाइनली जाकर बैटल के बाद हमें ये न्यूज़ सुनने को मिली है। और डॉरियस ची फेंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ये तो बड़ी ही खुशी की बात है और वो कहता है कि चलो चलते हैं टियान्यू सी के मैंसन्स के अंदर। हम लोग लॉर्ड लू फेंग को ऑफेंड नहीं कर सकते, वो भी हम लोग उससे लेट मिलने जैसा हो नहीं सकता। अब गैंग यू भी कहता है कि हम चलो चलते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यार ट्रियांगलिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में होता है और यहाँ पर वो उससे कहता है ब्रदर ट्रियांगलिंग आखिरकार तुम ऐसे क्या देख रहे हो, चलो जल्दी से चलते हैं, ये हमारी पहली मीटिंग है लॉर्ड लुओ फेंग से, हम लोग इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें ये अच्छे से निभाना होगा। अब यहाँ पे ट्रियांगलिंग जो कि यार पूरी तरह से हैरान में जा चुका था, वो उसे सदमे में जा चुका था, वो फाइनली अपने कैंपेनियन के साथ टियांग सी के मेंशंस की तरफ भागने लगता और कहता है हो राइट। अब इस मोमेंट पे ट्रियांगलिंग समझ जाता कि आखिरकार उसके ब्रेक थ्रू के बाद क्यों कोई लॉर्ड उसे बुलाने नहीं आए थे, उसको समन क्यों नहीं किए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हो सकता है कि थोड़े मोड़े एपिसोड फिर से बोरिंग आने लगे, लेकिन जब लू फेंग एडवेंचर पे जाएगा तो वहाँ पे हमें असली खतरों का सामना दिखेगा और फाइनली आगे चलकर एक ना एक बार और उन सबसे फाइट होगी और लू फेंग की अभी पावर्स और बढ़नी बाकी है। तो मिलते हैं कल वाली एपिसोड्स में, तब तक के लिए बाय।